अनुराग जैन और MNRE के सचिव श्री इंदुशेखर चतुर्वेदी जी हैं। पहले माननीय मंत्री जी आपको ब्रीफ करेंगे, उसके पश्चात आप लोगों से प्रश्न किए जाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई और आत्मनिर्भर भारत को और बढ़ावा देने के लिए, भारत में मेक इन इंडिया को बल देने के लिए आज की 3 जो निर्णय लिए गए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, मैं मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी पर आना चाहूँगा। मंत्रिमंडल ने आज हाई एफिशिएंसी वाले सोलर पीवी मॉड्यूल्स के लिए PLI स्कीम्स की ट्रांच 2 पर अनुमोदन किया है। आपको ज्ञात होगा, इससे पहले भी PLI स्कीम्स का बहुत लाभ मिला, चाहे वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए था। एक समय था जब भारत दूसरा सबसे बड़ा आयात करने वाला देश था, आज दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर बनकर उभरा है। 14 सेक्टर्स में अलग अलग प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स लाई गई हैं, चाहे वो टेलीकॉम हो, नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स हो, IT हार्डवेयर हो, फार्मा सेक्टर हो, स्पेशलिटी स्टील हो या फूड प्रोसेसिंग से लेकर ड्रोन के सेक्टर हो। लेकिन आज मैं अपने आप को सोलर पीवी मॉड्यूल पे पहले आप पे आना चाहूँगा, जिसकी आज जैसे अप्रैल 2021 में 4500 करोड़ रुपये का प्रावधान पहली स्कीम में किया गया था और जिसके अंतर्गत चयनित 3 कंपनियों ने सोलर पीवी मॉड्यूल्स के बनाने के लिए 8.7 गीगावाट की क्षमता के उत्पादन की कैपेसिटी यहाँ पे बनाने की शुरुआत की है, जहाँ इसका काम चल रहा है। ये फुली इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और इस पर लगभग 20,000 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट आ रही है। जो पहले ट्रांच की अगर मैं बात करूँ तो आज जिसके लिए मंजूरी दी गई वो क्यों जरूरी है, क्योंकि 2030 तक का जो लक्ष्य जो रखा है वो प्रधानमंत्री जी ने 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का रखा है और उसमें से बड़ा चंक जो है वो 280 गीगावाट का सोलर पावर का है और इसके लिए बड़ी मात्रा में सोलर पीवी मॉड्यूल्स की आवश्यकता पड़ती है और वर्तमान में इसे काफ़ी हद तक आयात किया जाता है, यानी कि हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर है। और इसके रिक्वायरमेंट को देखते हुए सोलर पीवी के लिए PLI स्कीम का विस्तार करने का निर्णय किया गया है। पहले के जो 4500 करोड़ स्वीकृत हुए थे, उसके अलावा ये सोलर पीवी मॉड्यूल्स के लिए जो ट्रांच 2 के लिए 19,500 करोड़ रुपये आज मंजूर किया गया है, जिसका प्रावधान रखा गया है। अगर पिछले पूर्व अनुमोदित स्कीम में अगर आप देखेंगे तो एक ही ऑक्शन विंडो रखी गई थी और उसमें कंपनियों के चयन में ऐसे मैन्युफैक्चरर्स को प्राथमिकता दी गई थी जो फुल्ली इंटीग्रेटेड सोलर पीवी प्लांट स्थापित करेंगे, यानी कि उसमें पॉलीसिलिकॉन से लेकर वेफर एवं सोलर पीवी सेल्स और मॉड्यूल का निर्माण करेंगे। लेकिन ट्रांच 2 स्कीम में इंटीग्रेशन की मात्रा के आधार पर ऑक्शन की 3 अलग अलग विंडोज रखी गई हैं और ये 3 विंडोज क्या है? पहली विंडो तो है फुली इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स, यानी कि पॉलीसिलिकॉन से लेकर वेफर, सेल एंड मॉड्यूल्स बनाए जाएंगे, ये एक विंडो रखी गई है। और दूसरी विंडो है वेफर से लेकर सेल्स एंड मॉड्यूल्स बनाने की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो होगी, ये दूसरी विंडो है। और तीसरी विंडो में सेल और मॉड्यूल्स बनाने का प्रावधान रखा गया है। तो इसमें लाभ क्या होगा? इसमें अधिक से अधिक मैन्युफैक्चरर्स PLI स्कीम में पास हो पाएंगे, उनका इंटरेस्ट भी आएगा, पार्टिसिपेट कर पाएंगे और PLI स्कीम का लाभ उठाएंगे। और इसका लाभ उठाते हुए हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल्स भारत में ही तैयार होंगे, यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि आयात में कमी आएगी और भारत निर्यात करने की दिशा में भी आएगा, तो उसके लिए इस योजना का बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। और हर विंडो के अंतर्गत अधिक क्षमता वाले प्लांट्स को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का लाभ मिल सके और कम लागत पर हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल्स का उत्पादन देश में ही हो। कम से कम 1000 मेगावाट कैपेसिटी वाले प्लांट ही इस स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे। इससे देश में सोलर एनर्जी का उत्पादन कम लागत पर हो सकेगा। जब आपकी
मैन्युफैक्चरिंग यानी कि आपके प्लांट लगाने की कॉस्ट वही कम आ जाएगी, तो इसका मतलब आपकी उत्पादन की कीमत भी कम आएगी। कंपनीज को मिनिमम परफॉर्मेंस की शर्त भी पूरी करनी होगी ताकि भारत में ग्लोबल क्वालिटी के मॉड्यूल्स का उत्पादन हो सके। किसी कंपनी द्वारा भी बिड की कैपेसिटी का 50% ही पीएलआई स्कीम के लिए एलिजिबल होगा। और जो कई बार आपका प्रश्न आता था कि ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स को भी क्या इसमें अवसर मिलेगा, जी हाँ, ब्राउनफील्ड कंपनीज को भी ऐसे पीवी मैन्युफैक्चरर्स जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज जिनकी है उनको नई मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अगर खड़ी करनी है तो वो भी स्कीम का लाभ उठा सकते हैं और उनको इंसेंटिव राशि का 50% मिलेगा। और इस स्कीम के अंतर्गत इंसेंटिव उत्पादन शुरू होने के पहले 5 वर्ष तक मिलेगा। पहले साल सबसे ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा और तदोपरांत हर वर्ष वो कम होता जाएगा ताकि 5वें वर्ष के बाद भी जब इंसेंटिव खत्म होता है तो हमारी कंपनीज compete कर सके, मार्केट में इंडस्ट्री कम्पिटिटिव हो सके, उस दृष्टि के साथ इसको रखा गया है। जैसा मैंने कहा कि इस स्कीम के क्रियान्वयन के लिए सोलर पीवी मॉड्यूल्स के उत्पादन के लिए लगभग 94,000 करोड़ रुपए का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है, जिससे प्रतिवर्ष 65 गीगावाट सोलर पावर के लिए फुल्ली इंटीग्रेटेड, पार्शियली इंटीग्रेटेड पीवी मॉड्यूल्स के उत्पादन की क्षमता का सृजन किया जाएगा और लगभग 2 लाख लोगों को डायरेक्ट जॉब्स और लगभग 8 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पर जॉब्स मिल सकेंगी, जो कि एंसिलरी या बाकी एक्टिविटीज या पैकेजिंग लॉजिस्टिक्स के माध्यम से होंगी। इस योजना से रिन्यूएबल एनर्जी में जो हमने महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है कि उसको स्वदेश में ही बनाएंगे भी, जो हमारे सोलर पीवी मॉड्यूल्स है और सोलर प्लांट लगाकर ग्रीन और क्लीन एनर्जी का यहाँ पर काम भी होगा और इससे भारत आत्मनिर्भर भी होगा। दूसरा, मैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेटी जिसको आप कहते हैं, कैबिनेट ने वर्ष 2021 में सेमीकंडक्टर एवं डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के इकोसिस्टम में बड़ा निर्णय लिया था ताकि यहाँ पर हमारे आत्मनिर्भर भारत के विजन को भी बल मिल सके और दुनिया भर में जो सेमीकंडक्टर्स की कमी या जो सप्लाई में कमी आई कोविड के टाइम पर भी और जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई उसके कारण भी, अगर आज भी अगर आप भारत में देखें तो भारत की अपनी ही खपत बहुत है और जितनी खपत है हम शायद वो सारा ही इंपोर्ट भी करते हैं और आने वाले समय में लगभग वो 30 से 40% और बढ़ने वाली है। तो प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन के तहत इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने तथा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए ये प्रोग्राम अनुमोदित किया गया था, जिसके अंतर्गत सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट्स, जिसको हम सेमीकंडक्टर फैब्स भी कहते हैं, दूसरा डिस्प्ले फैब्स और तीसरा कंपाउंड सेमीकंडक्टर एंड पैकेजिंग तथा सेमीकंडक्टर डिजाइन के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए जाने का प्रावधान है। इसके साथ साथ जो हमारी सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी के मॉडर्नाइजेशन और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का प्रावधान भी है। आज अगर हम देखें तो ग्लोबल सप्लाई चेन में बाधित होने के कारण, जियोपॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक कारणों से विश्व के कई देशों ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए अपने यहाँ पर बड़े बड़े पैकेजेस की घोषणा की है और ये फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के लॉन्च होने के कारण यूएस, यूरोप, चाइना सब जगह ऐसा हुआ है, तो एक नई कंपटीशन दुनिया भर में खड़ा हुआ। अब भारत भी अपनी क्षमता को इस क्षेत्र में बढ़ाए ताकि हमें दुनिया पर निर्भर ना रहना पड़े। और आप सबको ये भी ज्ञात है कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी दुनिया के गिने चुने देशों के पास ही है और कई देशों ने जैसे इंसेंटिव दिया तो हर कोई कहाँ जाना चाहेगा इसके ऊपर भी निर्भर करता है। वित्तीय पैकेज की घोषणा भी उन्होंने की, भारत भी सबको आकर्षित अपनी ओर करे। जब हमने पहले किया उसका भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन इसमें संशोधन करके आज हम कुछ लेकर आए जिससे और इससे बल मिलने वाला है
और वो संशोधन करके क्या आज कैबिनेट ने पास किया वो मैं आप सबके सामने रखूंगा। मंत्रिमंडल ने जो एडवाइजरी कमेटी बनाई है उसकी अनुशंसा के आधार पर सेमीकंडक्टर फैब्स हो, डिस्प्ले फैब्स हो, कंपाउंड सेमीकंडक्टर और पैकेजिंग की स्कीम्स के कतिपय संशोधन में जो निर्णय लिया गया है वो है पहले इन 3 स्कीमों के में अलग अलग कैटेगरीज के लिए जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होनी थी उसमें 30 से 50% तक अलग अलग फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का प्रावधान था। अब वो 30 से 50% को हटाकर अब इनके स्थान पर एक समान रूप में 50% फाइनेंशियल इंसेंटिव देने का निर्णय किया गया है। यानी कि जो 30 से 50% तक का तीनों योजनाओं पर था वो उसको हटाकर अब फ्लैट उसको 50% किया गया है। दूसरा, पूर्व में 65 nm साइज के कम साइज के ही नोट्स को इंसेंटिव प्लान में लिया गया था ताकि उसको फाइनेंशियल इंसेंटिव मिल पाए। तो अगर किसी ने आना था तो 65 nm साइज से कम साइज वाले ऐसे सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए ही वो देश में आते, नोट्स बनाने के लिए आते। तो अब उससे बड़े वाले जो हैं 65 nm से बड़े वालों को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तीसरा, डिस्प्ले फैब स्कीम में किसी प्रोजेक्ट के लिए जो देय इंसेंटिव था वो 12,000 करोड़ था, उसकी एक कैप सीलिंग थी। अब इस सीलिंग को हटा दिया गया है, अब ये सीलिंग नहीं रहेगी और डिस्प्ले फैब पर इससे ज़्यादा भी इंसेंटिव मिल सकते हैं। तो इन स्कीमों के जो नया आज कैबिनेट ने पास किया है, इन संशोधनों के बाद हमें पूर्ण उम्मीद है कि इस सेक्टर में एक और तो भारत की क्षमता बढ़ेगी, दूसरी ओर निवेश भी आएगा, रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे, आयात में कमी आएगी और भविष्य में भारत निर्यात की दृष्टि से भी सेमीकंडक्टर फैब्स, डिस्प्ले फैब्स और कंपाउंड सेमीकंडक्टर और पैकेजिंग इस दिशा में भी आगे इस क्षेत्र में बढ़ पाएगा। 2026 तक सेमीकंडक्टर की कुल खपत 80 अरब डॉलर के पार कर चुकी है और 2030 तक ये लगभग 110 बिलियन डॉलर पार होने की उम्मीद है। तो आप स्वयं इस आंकड़े से देख सकते हैं कि देश को इसकी आवश्यकता क्यों थी। तीसरा विषय जो है वो हमारा नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को लेकर है। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 चीज़ों का कुछ दिन पहले ही लॉन्च भी किया। यूलिप की अगर मैं बात करूं, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, जिसमें 30 डिजिटल सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया गया है। इससे लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में डिजिटल टेक्नोलॉजी का लाभ भी मिलेगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बल भी मिलेगा। दूसरा, ई लॉक्स की मैं बात करूं तो ईज ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज, ये भी इंडस्ट्रियल ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम के लिए बनाया गया है ताकि इंडस्ट्री को इसका लाभ भी मिले, ऑनलाइन ये सुविधा उपलब्ध होगी। और इसमें एक ग्रुप भी बनाया गया है सर्विस का जो इसको विशेष तौर पर देखेगा ताकि इस क्षेत्र में अगर कुछ कमी आती है तो उसको भी पूरा किया जाए, कुछ रुकावटें आती हैं। ई बुक ऑन स्टैंडर्डाइजेशन, जो वेयरहाउस और फिजिकल एसेट्स की स्टैंडर्डाइजेशन जो दुनिया भर में ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उसके अनुरूप बनाया जाए, उसको भी लॉन्च किया था। और आईगॉट के माध्यम से कैपेसिटी बिल्डिंग का काम जो हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है वो भी कर रहा है और हमारा स्किल मंत्रालय के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट का काम भी इसमें किया जा रहा है। और 14 राज्यों ने अब तक अपनी पॉलिसी बना ली है और ये जो हम 13 और ऐसे राज्य हैं जो पॉलिसी बनाने की दिशा में आजकल काम कर रहे हैं। जैसा आपने देखा होगा कि विगत कुछ वर्षों में नेशनल रेल प्लान हो, भारतमाला, सागरमाला जैसी वृहद परियोजनाओं के माध्यम से लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया गया है और जीएसटी, कस्टम्स वगैरह ने भी महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स अपने अपने क्षेत्रों में लाए हैं ताकि एक्सपोर्ट में जहां एक और कॉस्ट रिडक्शन हमारे ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से और लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट कम आए, वहीं पर पोर्ट पर भी समय कम लगे, चाहे वो कस्टम्स की बात हो या जीएसटी की बाकी
फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात हो, और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी भी तैयार की गई इन इनिशिएटिव्स को देखते हुए, जो टेक्नोलॉजी पर आधारित है, इंटीग्रेटेड है, कॉस्ट एफिशिएंट है और रिलायबल लॉजिस्टिक इकोसिस्टम विकसित किए जाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। एनएलपी के अंतर्गत ये लक्ष्य रखा गया है कि वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक कॉस्ट में ग्लोबल बेंचमार्क के अनुरूप कमी लाई जाए तथा भारत को वर्ल्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में टॉप 25 में लाकर खड़ा किया जाए। 2018 में जब लास्ट रैंकिंग आएगी तो भारत का रैंक 44वें नंबर पर था और हमने लक्ष्य रखा है कि हम इसको तेजी से आगे बढ़ेंगे। इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक एक्शन प्लान बनाए गए हैं, जिसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। इसके कुल 8 कंपोनेंट हैं, मैं 8 के 8 आपके सामने रख रहा हूं। यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म के द्वारा विभिन्न एजेंसीज के लॉजिस्टिक्स रिलेटेड पोर्टल को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा, ये पहला है। दूसरा, सिंगल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम के लिए सिक्योर्ड लॉजिस्टिक्स डॉक्यूमेंटेशन एक्सचेंज बनाया जाएगा ताकि बिजनेस को एक ही बार इलेक्ट्रॉनिकली अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद बार बार अलग एजेंसीज को डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता ना पड़े। तीसरा, सप्लाई चेन्स की स्ट्रेंथनिंग के द्वारा इन्वेंट्री कॉस्ट को कम किया जा सके। स्टोरेज एवं कैरेज संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टैंडर्डाइजेशन एवं सेवाओं को बेंचमार्किंग द्वारा इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाया जाएगा। चौथा, नेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन एक्शन प्लान द्वारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट लॉजिस्टिक्स को इंप्रूव किया जाएगा। पांचवा, एक सर्विस इंप्रूवमेंट ग्रुप बनाया जाएगा जो लॉजिस्टिक्स से संबंधित प्रक्रियाओं और रेगुलेशंस में सुधार लाने का कार्य करेगा। लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम के यूजर्स को सुविधाएं दी जाएंगी कि वे ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स सर्विसेज प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कर अपने इश्यूज का समाधान करा सकें। छठा, पीएम गति शक्ति के अनुरूप एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स के सेक्टोरल प्लान क्रियान्वित किए जाएंगे। और सातवां, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स विकसित किए जा सकते हैं। मित्रों, शहरों और राज्यों के लॉजिस्टिक्स के सुधार के लिए शहर और राज्य स्तरीय योजनाएं बनाई जाएंगी और राज्यों से इनकी चर्चा भी चल रही है और राज्य द्वारा इसे क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग की जाएगी। लॉजिस्टिक्स इंडेक्स पर लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स द्वारा राज्य की रैंकिंग की जाएगी ताकि उनमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न हो। और जैसा मैंने पहले कहा, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में सुधार लाने के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो या ग्राउंड लेवल ऑपरेशंस हो या ग्राउंड लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। इस दिशा में हर कदम उठाया जाएगा ताकि रैंकिंग में सुधार भी हो और हमारे देश से निर्यात भी बढ़ सके। स्किल डेवलपमेंट द्वारा लॉजिस्टिक्स स्किल काउंसिल द्वारा हमारे युवाओं को ट्रेनिंग देकर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इससे जहां ओवरऑल कुल मिलाकर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट की कमी आएगी, लॉजिस्टिक्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी, भारतीय उद्यम एवं प्रोडक्ट्स की कॉम्पिटिटिवनेस में सुधार होगा और देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी को बल मिलेगा और मेक इन इंडिया को बल भी मिलेगा। और जब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बढ़ने तथा मैन पावर की स्किलिंग होने से देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और बढ़ेंगी। जैसा 4 इसके पहलू देखे जाएं तो पीएम गति शक्ति के इंफ्रास्ट्रक्चर के तो हमने अलग अलग बातों पर पहले कहा ही था। जो 3 नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के अंतर्गत कवर होती हैं वो एक वेयर हाउसिंग, दूसरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट और तीसरा सिस्टम एंड रेगुलेशन। इन तीनों का यहां पर ध्यान रखा गया नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 में। इस तीनों विषयों पर, क्योंकि तीनों महत्वपूर्ण विषय हैं और आपके कई प्रश्न इस पर होंगे, जो भी आपके प्रश्न हैं आप एक एक करके पूछ सकते हैं। किसी को भी? सर, मैं लक्ष्मण, हमारे बीच में दोनों तीनों विभाग के सचिव भी हैं। आपके मन में जो प्रश्न हो। सर, मैं लक्ष्मण हुसैन भी सियावात से। मेरा सवाल सेमी कंडक्टर
PLI स्कीम में जो बदलाव किया गया इसको लेकर के, सेमीकंडक्टर इंसेंटिव स्कीम में, सॉरी, इसमें 2 बदलाव किए गए हैं। एक 65 nm नोड्स की सीमा जो है उसको हटा दी गई है। इसको हटाने के पीछे क्या वजह है? दूसरा, 12,000 करोड़ रुपए के अधिकतम इंसेंटिव किसी एक यूनिट को दी जाएगी, इस सीमा को भी हटाई गई है। क्या इससे ये डर नहीं है कि किसी एक कंपनी को ज़्यादा पैसा चला जाएगा, ज़्यादा प्लेयर नहीं आ पाएंगे? सबसे बड़ा डर तो ये है कि हमें दुनिया के ऊपर निर्भर है। आज अवेलेबिलिटी कितनी है दुनिया में? दुनिया भर के देशों के संकट से गुजरना पड़ रहा है, कि चाहे सेमीकंडक्टर की बात हो, डिस्प्ले फैब्स की बात हो, और या कंपाउंड सेमीकंडक्टर और पैकेजिंग की बात हो। इन सभी में ही दुनिया भर में शॉर्टेज है। आप एक इंडस्ट्री से कई इंडस्ट्री तक देखेंगे, बड़ी वजह यह भी है सप्लाई चेन में। जब भारत इतने सेक्टर्स में आगे बढ़ रहा है तो यहां पर क्यों नहीं? और जब यहां पर भी कदम उठाया तो 65 nm तक अपने आप को सीमित क्यों करना है? जब दुनिया भारत में निवेश करने के लिए तैयार है, का लाभ देश को मिला है कि आने वाले वर्षों में हम हर सेक्टर में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो उस दिशा में ही 65 nm की जो सीलिंग थी कि उससे नीचे ही करना है, उससे भी बाहर निकलकर 65 nm के साइज से आगे भी बढ़कर हम कर सकते हैं, ताकि किसी के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े, आत्मनिर्भर हम हो। और 12,000 करोड़ की इसलिए लक्ष्मण जी मैं कहना चाहता हूं, इसमें इन्वेस्टमेंट का साइज तो देखिए कितना है। गिने चुने प्लेयर्स हैं और दुनिया भर के देश उनको अपनी ओर बुलाना चाहते हैं। लेकिन भारत में एक अपनी डोमेस्टिक मार्केट भी बढ़ी और भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज की कैपेबिलिटी भी है और एबिलिटी तो है ही है। तो मुझे लगता है उसकी क्षमताओं को और बढ़ाने के लिए जब इन्वेस्टमेंट आएगी तो रोजगार भी होगा और यहां से निर्यात के अवसर भी मिल पाएंगे। हमारी अपनी भी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। इसलिए 12,000 करोड़ की सीलिंग को जो एडवाइजरी ग्रुप है, उन सबने ही कहा है कि अगर आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट्स लानी है और कहीं भी निर्भरता नहीं रखनी दूसरे देशों के ऊपर, तो आपको इसको थोड़ा एक्सपेंड करना होगा। इसलिए हमने इस पर जल्दी बदलाव करके, संशोधन करके पारित किया है कि भारत जब दुनिया में बाकी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है तो इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ने का ही काम करेगा, अपनी रिक्वायरमेंट भी और दुनिया की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करेगा। आगे बढ़ने का मतलब होता है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, पुरानी टेक्निक की तरफ बढ़ना। 65 से कम की तरफ दुनिया आगे बढ़ रही है। नहीं, अलग अलग प्रोडक्ट्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। जो आपके मोबाइल फोन पे लगेगा अलग है, जो टॉवर के ऊपर लगेगा अलग है, किसी और सिस्टम पे लगेगा बिल्कुल साइज पे अलग आ जाएगा, 65 nm पे नहीं जाएगा। मेरा सवाल, वैसे हमारे कंसर्न मंत्रालय से भी आए हैं अधिकारी, उनको आप ऊपर बुला सकते हैं अगर कुछ और ऐड करना है तो। एक चेयर और दीजिए ऊपर, अगला क्वेश्चन ले सकते हैं तब तक। सर मेरा नाम प्रकाश प्रियदर्शी है, ईटी नाउ स्वदेश से। मेरा सवाल लेमेनारी सेक्रेटरी से है। जिस PLI स्कीम की घोषणा की गई है उसमें इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग की साइज क्या होगी, कितनी कैपेसिटी आप ऐड करेंगे? दूसरा, कौन सी स्कीम की? सोलर PV मैन्युफैक्चरिंग के लिए। दूसरा, पहले जो फेज का जो स्कीम था उसमें क्या मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई है, और हुई है तो उसमें कितना कैपेसिटी अभी ऐड हुआ है? पहले जो स्कीम लाए थे वो हम 4,500 करोड़ रुपए की थी और उसमें 8.7 गीगावाट तक की क्षमता वाले 3 ऐसी कंपनीज अभी तक काम कर रही हैं जो चयनित हुई थी, और उनके माध्यम से लगभग 20,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट इसमें आ रही है। लेकिन जो भारत की रिक्वायरमेंट है 500 मेगावाट, जो हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, उसमें 280 मेगावाट तो हमें सोलर एनर्जी में चाहिए। तो सोलर PV मॉड्यूल्स आज भी भारत में अधिकतर इंपोर्ट ही हो रहे हैं, आयात हो रहे हैं। तो हम लोकली उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी करें तो 65 गीगावाट के लगभग हमें अपनी क्षमता को खड़ा करना होगा। उसके लिए हमने 19,500 करोड़ रुपए की ये योजना लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत आप ये सारी जो फुल्ली इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट जिसकी मैंने पहले बात कही, जिसमें आपके पॉलीसिलिकॉन से लेकर वेफर, सेल्स और मॉड्यूल्स, ये चारों बनाए जाएंगे। दूसरी स्टेज थी जहां पे वेफर, सेल्स और मॉड्यूल्स बनाए जाएंगे, और तीसरा है जहां पे सेल्स और मॉड्यूल्स। तो जिस कंपनी की जो क्षमता है वो उस हिस्से में अपने आप को, यानी कि जो भी ऑप्शन 3 है
उसमें अपने आप को अप्लाई कर सकती है, वहाँ पे इंसेंटिव लेकर अपनी क्षमता खड़ी कर सकती है। लेकिन जो 1000 मेगावाट तक की क्षमता खड़ी करेगा वही इसमें पात्र होगा। और जो ग्रीनफील्ड के हमारे प्रोजेक्ट हैं वो भी इसमें आ सकते हैं। बस बात इतनी है कि जब वो अपनी क्षमता इसमें और बढ़ाएंगे तो उनको 50% तक का इंसेंटिव, इसमें फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलेगा। अगर इस पर आपको कुछ और ऐड करना देनी करें प्लीज। थैंक यू सर। तो कैपेसिटीज़ की जो बात हुई, तो इसमें 29 गीगावाट की इंटीग्रेटेड कैपेसिटी लगेगी पॉलीसिलिकॉन से लेके मॉड्यूल्स तक, 18 गीगावाट की वेफर्स से लेके मॉड्यूल्स तक, और 18 गीगावाट की सेल्स प्लस मॉड्यूल्स। मॉड्यूल सब में कॉमन है क्योंकि पीएलआई मॉड्यूल्स के लिए है। मॉड्यूल कैपेसिटी जैसा मंत्री जी ने कहा 65 गीगावाट हो जाती है। किसी और का कोई सवाल? आपने पहले वाले सवाल पे कोई ऐड ऑन करना है जो पहला आया था प्लीज, क्योंकि लक्ष्मण जी ने एक सवाल पूछा था। धन्यवाद सर। जो 65 नैनोमीटर के ऊपर का टेक्नोलॉजी नोड है, हमारे देश में 50% के खपत जो है उस नोड से ऊपर की है। हमारे देश में 65 नैनोमीटर के ऊपर के जो नोड्स हैं उसकी 50% खपत है। तो अगर हम इसको रिवाइज नहीं करते तो इसका मतलब है कि वो 50% नोड्स के लिए हम बाहर पर निर्भर करते। इसलिए आत्मनिर्भरता के हिसाब से सारे नोड्स को इसमें अलाउ किया गया और समान रूप से सबको 50% इंसेंटिव दिया जा रहा है। और जब हम कोई एक सीलिंग नहीं रख रहे हैं, न किसी कंपाउंड्स में कंडक्टर के लिए या इसके लिए पैकेजिंग के लिए, तो हमने सबके लिए 50% फ्लैट कर दिया है और कोई सीलिंग 12,000 की या किसी की चीज़ के लिए नहीं रखी है। अब सब समान 50% इंसेंटिव लेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।